हेलो एंड वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का यानी बिहार पैरामेडिकल का 2011 का प्रश्न। और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 को जाके देखिए, केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, यानी टीसीसीपीएम में आपके पैरामेडिकल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट 2 वीडियो है, आधा प्रश्न मैंने 2011 पार्ट 1 में करा रखा और 10 प्रश्न मैंने यहाँ पे करा रखा है। तो उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के नाम से प्रीवियस ईयर सेव है बिहार के लिए, और इसमें मैंने आपको पार्ट 2 कराया है केमिस्ट्री का। तो क्लास और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव क्लास और लेक्चर्स पाने के लिए सबसे पहले। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक तो जल्दी ही कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लास के क्विजेज और साथ ही साथ आपको टाइमिंग्स की क्लास और सब्जेक्ट्स कौन से होंगे सबसे पहले। तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का यानी क्वेश्चन नंबर 11 ही होगा ये, क्योंकि हम लोग 10 क्वेश्चंस पहले ही कर रखे हैं अपने 2011 के पार्ट 1 वीडियो में। यह है आपका 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो आपको बताना है कि आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सर्वाधिक ऋणायन विद्युत तत्व के 72 कोश की विन्यास क्या होगी। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर जो है ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड क्वांटम संख्या, वहां से आया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ये सवाल है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी पूछ रहा है। ये दो क्वेश्चंस यानी ये दो चैप्टर्स का मेल है, ये पीरियोडिक टेबल का भी है यानी चैप्टर नंबर 3, और आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपका एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है कि आपको क्या पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, कि आपको पता है सब के बारे में कि कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है एलिमेंट, और कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करता है एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर शो करता है। तो पूरा चैप्टर नंबर 2 और 3 क्लास 11th का बेसिक मिला के ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपको। तो सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? तो ये होता है आपका सही आंसर है फ्लोरीन यानी F। उसके बाद सबसे सेकंड मोस्ट कौन सा होता है? सेकंड मोस्ट, ठीक है। सेकंड मोस्ट कौन सा होता है? यस, यू आर ऑल राइट, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु सबसे मोस्ट सेकंड में होता है। ये सब कौन से ग्रुप के हैं? यहाँ पे पीरियोडिक टेबल अब आ रहा है, कौन से ग्रुप के हैं ये? तो ये ग्रुप नंबर 17 के हैं, राइट। तो ये ग्रुप नंबर सब 17 के हैं। 17 ग्रुप वाले सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से, और इधर जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट भी उधर ही होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे। ग्रुप नंबर 17 हमको मिल गया यहाँ से, ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए फ्लोरीन का ही देख लेते हैं हम लोग। तो फ्लोरीन का कैसे करेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, 1s2 2s2 2p क्या होगा 5, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि 5 रहेगा और 2s2, ठीक है, s में 2 रहेगा। एक और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 17 का करते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 का फ्लोरीन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन के बाद आपका कौन सा आता है ग्रुप नंबर 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका क्या है ग्रुप नंबर 17 का। तो दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 17। तो क्लोरीन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो आप देख रहे हो कि 5p पे रह रहा है, ठीक है, खाली s
n का मान बढ़ते जा रहा है, n का मान यहाँ 2 है, n का मान 2 है, यहाँ n का मान 3 है, लेकिन आपको ये कॉमन दिख रहा है NH2 NP5। तो ये 17 नंबर ग्रुप में ये कॉमन है NH2 NP5। क्या कॉमन है? NH2 NP5। आप करके देख लीजिएगा, किसका? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, सब में बस क्या होगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा, एन का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 और 5, ऐसे करके चारों का हो जाएगा। तो फ्लोरीन का क्या होगा आपका? 2s2 2p5, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5। तो ऐसे करके आपका कॉमन कौन सा हो गया? तो कॉमन यहाँ पे ग्रुप का हो गया NH2 NP5। क्या हुआ आपका आंसर? NH2 NP5। कॉमन क्या हो गया? NH2 NP5। ये कॉमन हो गया आपका। ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 17। और आपको मैंने ट्रिक भी बता रखा था पी ब्लॉक को कैसे निकालना है। ग्रुप नंबर NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको प्लस कीजिए, यहाँ पे NS में कितना होता है 2, NP में कितना होता है 5 और एक्स्ट्रा में 10, तो 17 आया ग्रुप। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया। सो ये था आपका पूरा डिटेल में क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12, ईथर का आईपीएससी नेम यहाँ आपसे पूछ रहा है। ईथर दे रखा है आपको, क्या है ईथर? CH3OCH3। तो इसका आपको बताना है आईपीएससी नेमिंग। तो आईपीएससी नेमिंग क्या होगा, और साथ में ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो इथॉक्सी मीथेन, बी ऑप्शन है आपका मिथॉक्सी इथेन, सी ऑप्शन है मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल भी जोड़ लीजिए यहाँ पे, मिथाइल इथाइल ईथर, और डी है इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है CH3OCH3, सॉरी C2H5 है, C2H5। सो आपको इसका नेमिंग बताना है। तो नेमिंग बताने के लिए आपको नेम आईपीएससी नेम करने के लिए पहले रूल्स जानने होंगे। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हम लोग को लेके चलना है। तो जो छोटा वाला पार्ट होता है वो चला जाता है आपका ऑक्सीजन के साथ, जो छोटा वाला पार्ट है वो चला जाता है आपका प्रीफिक्स में। जो अल्काइल ग्रुप जो छोटा है वो चल जाता है आपका प्रीफिक्स में। ठीक है, तो प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। C2H5 को हम लोग क्या बोलेंगे प्रीफिक्स में? हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल। लेकिन हमको क्या यूज़ करना है? छोटा वाला। तो यहाँ पे छोटा वाला कौन है? मिथाइल ग्रुप है, तो हम बस मिथाइल को यूज़ करेंगे, ना कि इथाइल को, C2H5 को। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। सो प्रीफिक्स में आपका मिथाइल हो गया, और ये क्या है आपका? इथेन है, तो क्या होगा? इथेन। ठीक है, इथेन, इथेन ANE होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और ईथर में क्या लगता है? ऑक्सी। क्या लगता है ईथर का? ईथर का क्या है आपका ग्रुप नेम? ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन कहाँ है आपका? ये एन होगा, इसको ए कर लीजिएगा। तो मिथॉक्सी इथेन क्या होगा? बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बी में ए कर लीजिएगा, इथीन नहीं इथेन। ठीक है, इथेन दे रखा है, और यहाँ मिथाइल इथाइल ईथर जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग थोड़ा सिमिलर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप के बेस्ड पे नेम हम लोग थोड़ा सा सिमिलर कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो एक लीजिए आप, एक और क्वेश्चंस इसी के ऊपर लीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? OL को, करेक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल।
ठीक है। ONE को, ONE आपका दे रखा होगा तो प्रीफिक्स क्या बोलेंगे हम लोग, प्रीफिक्स सफिक्स सॉरी सफिक्स दे रखा होगा ONE, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, यस ये कीटोन है, ये कीटोन है। प्रीफिक्स में आपको दे रखा होगा ऑक्सो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सो तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, प्रीफिक्स में दे रखा होगा, ये प्रीफिक्स में है, ये दोनों सफिक्स में है। प्री मतलब पहले और सफिक्स मतलब पीछे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन, राइट। और लीजिए OATE, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ईथर, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ईथर होगा। फॉर एग्जांपल मिथाइल प्रोपियोनेट, ठीक है, ठीक है, मिथाइल प्रोपियोनेट। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर तनी आपको बता देते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिथाइल प्रोपियोनेट, तो ये कार्बोक्सिली और ईथर ग्रुप का मिक्सचर है, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपको आ सकता है OAT के ऊपर, ये VVI है। और आपको बताता हूँ अमाइड, अमाइड का भी, चलिए अमाइड का बताइए, अमाइड का, तो ये अमाइड ग्रुप का है, इसमें अमाइड ही रहता है। एल्डिहाइड तो सबको पता है, CHO एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, और क्या लगाते हैं, अल, मिथनल, ठीक है, मीथेनल। ये था आपका डिटेल में पूरा क्वेश्चन नंबर 12 नेमिंग के ऊपर। तो एक बार पूरा चार्ट देख लीजिएगा, NCERT का क्लास 11th का GOC में ही आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपका पूरा चार्ट दे रखा है क्लास 11th में। तो एक बार चार्ट पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप का वो प्रीफिक्स सफिक्स, उसका एग्जाम्पल्स और उसका एक IPSC नेम के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ओजोन डिकम्पोजिशन इज यूज्ड टू फाइंड इट्स पोजीशन इन। तो ओजोन या ओजोनोलाइसिस हम लोग कब करते हैं, तो फाइंड पोजीशन करने का किसका, तो ए है आपका फंक्शनल ग्रुप, बी है आपका डबल बॉन्ड, सी है आपका ट्रिपल बॉन्ड और डी है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो ओजोनोलाइसिस हम लोग कब करते हैं, तो ओजोनोलाइसिस का करने का कारण क्या होता है, ये आपका ऑर्गेनिक्स का सवाल है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सवाल है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में हम लोग सीधा सीधा इसलिए करते हैं कि पोजीशन फाइंड आउट कर सकें किस चीज का, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स का। तो डबल बॉन्ड्स का आपका पोजीशन फाइंड आउट करना इन अल्केन्स। तो अल्केन्स में आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन किस द्वारा, तो ओजोनोलिसिस के द्वारा, ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डबल बॉन्ड में फाइंड आउट करने के लिए आपका डबल बॉन्ड। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इट्स ऑप्शन बी, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड। सो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक से आगे भी पूछा जा सकता है। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है अल्कीन का, कोई भी अल्कीन का क्लीवेज हो जाता है, चाहे अल्काइन का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड का बात कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड का करेंगे और इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और है आपका ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर ये क्लास 12th का हेलो एल्केन्स का पार्ट है कि ब्रोमीन वाटर को अगर हम डालते हैं ना डबल बॉन्ड वाले अल्कीन में, तो आपका क्या होगा, रेड कलर जो रहता है ब्रोमीन का, रेडिश ब्राउन रेड कलर, वो आपका हो जाता है कलरलेस। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपका पूछा जा सकता है। तो ब्रोमीन वाटर रेड कलर होता है, कलरलेस हो जाता है, तो अल्कीन का प्रेजेंस में, डबल बॉन्ड का प्रेजेंस में ये कलरलेस हो जाता है, कि इंडिकेट करते हुए कि ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इंडिकेट करने के लिए, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर भी, जो कि रेड कलर का होता है। और आपका जैसे ही कलरलेस हो गया सॉल्यूशन डालने पे ब्रोमीन वाटर को, समझ जाइए कि उसमें डबल बॉन्ड है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशंस मैं हमेशा बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस
क्या? तो एक नेम रिएक्शंस और दूसरा टेस्ट्स फाइंड आउट करना कैसे होगा, तो ये भी एक तरह का टेस्ट है, डबल बॉन्ड टेस्ट, उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं कार्बन कार्बन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो 14 क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको 1 क्लोरो ब्यूटेन दे रखा है, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 1 ऐड कर लीजिएगा। 1 क्लोरो ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स, यानी एक क्लोरो ब्यूटेन आपको अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया पर क्या देती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, एक ब्यूटीन, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटीन और 2 ब्यूटेनॉल। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा, एक ब्यूटीन, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटेनॉल। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है रिएजेंट्स, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, और साथ में आपको रिएजेंट क्या है, ये तो कंपाउंड हो गया, रिएक्टेंट आपको रिएजेंट क्या दे रखा है, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन याद आ जाता है, वो क्या है, जहां भी हम लोग अल्कोहलिक KOH एक स्पेशल रिएजेंट है, इस पे एक स्पेशल रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन। आइए उसको समझाते हैं डिटेल में, इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, पहला पहला हो गया। दूसरा ये क्या हो गया कि आपका ये क्या कर रहा था इलिमिनेशन में, बीटा डिहाइड्रो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी आपको हाइड्रो और हेलोजन दोनों निकालेगा। इसका मतलब क्या होगा, HX, बीटा पार्ट से आपका हाइड्रोजन निकालेगा और X जो आपका क्लोरो यानी क्लोरो है, हेलोजन पार्ट, उसको निकालेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन होता है। कौन सा इलिमिनेशन, बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें HX मॉलिक्यूल निकलता है आपका। तो इसको आइए डिटेल में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं। तो आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होगा, एक क्लोरो ब्यूटेन का CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, 1 क्लोरो, 1 2 3 4, 1 क्लोरो इसका नाम हो जाएगा। H यहाँ से एक एक्स्ट्रा निकाल के रखे हैं, क्यों बताते हैं। तो इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से स्टार्ट है पहला कार्बन, तो इसको अल्फा बोलेंगे, उसके बाद वाला दूसरा कार्बन को बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें अब रिएजेंट डालेंगे, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस HCl, यानी HX बोले थे ना निकलेगा, तो क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन निकलेगा। तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl। तो एक H यहाँ का और Cl का ही है, यानी बीटा का आपका हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा से आपका हेलोजन निकलेगा। बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन्स, ठीक है। तो इसको निकल जाने के बाद क्या बचा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको क्या बना ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन, तो क्या निकला आपका आंसर, ऑप्शन नंबर A, 1 ब्यूटीन। तो ये आप याद रख लीजिए कि अल्कोहल KOH जो अभी भी रहेगा अल्कोहलिक, जब भी आपको अल्कोहलिक यानी अल्कोहलिक KOH बोल दिया तो हमेशा क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा, बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, उसमें क्या निकलता है, HX। ये था आपका एक्सप्लेनेशन। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को और हायर लेवल पे समझाता हूँ। एक बार पुनः समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट 1 क्लोरोब्यूटेन, रिएजेंट क्या है, अल्कोहलिक KOH। आपसे पूछ रहा है क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है अल्कोहलिक KOH, आपको प्रोडक्ट बताना क्या होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH जब भी यूज होगा तो ये तीन चीज़ होता है, यानी इलिमिनेशन, दूसरा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और तीसरा HX, मतलब उसमें से HX मॉलिक्यूल निकलता है। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, आई होप एग्जांपल्स के बाद आपको और समझ में आ जाए। तो अगर यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन के जगह पे अगर दे दे 2 क्लोरोब्यूटेन, तब क्या बनेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। चलिए अब बताइए, तो अब देखते हैं क्या हो बनता है, जल्दी बताइए। चलिए तब तक हम बनाते हैं, तब तक आप भी नोटबुक में बनाइए। पहले ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर 2 क्लोरोब्यूटेन का। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा।
ठीक है, ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया, ये अल्फा हो गया जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, बाकी दोनों साइड का बीटा हो गया। अब इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दिए, अल्कोहलिक KOH, तो क्या निकला आपका -HCl दो निकलेगा क्योंकि दो दो बीटा है। तो आपका क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, एक बनेगा आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 सॉरी CH CH3, और दूसरा बनेगा आपका CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, एक बार यहाँ बन जाएगा और एक बार यहाँ बन जाएगा। तो आपका क्या क्या बना, इसको नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। एक में बना, पहला वाला का नाम क्या होगा, ट्यूब्यूटइन, और पहला वाला का क्या नाम होगा, 1 ब्यूटइन, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट्स बना इसमें, 1 ब्यूटीन भी 2 ब्यूटीन भी, मेजर माइनर बस देख लेना कौन ज़्यादा मात्रा में बनेगा कौन कम मात्रा में बनेगा। तो ये था आपका इसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। 1 क्लोरोब्यूटेन को रिएक्शन कराएंगे के एल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा एलिमिनेशन बीटा, क्या एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है कि इम्प्योर कॉमन सॉल्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय, यानी अशुद्ध साधारण नमक इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। तो आपका पहला है छनन, ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन, फिर है सब्लिमेशन, फिर सी है क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, और डी है आपका डिस्टिलेशन। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। सो जल्दी जल्दी कमेंट्स में डालिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, सभी को आंसर डालना है। आंसर क्या होगा, फास्ट एंड हरी अप। उसके बाद मैं एक एक प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद हम लोग पूरा प्रोसेसेस को देखेंगे, क्योंकि ये GOC का सवाल है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का, तो हम लोग वही अभी देखेंगे। जल्दी जल्दी सब अपना डालिए। तो ठीक आंसर है आप लोगों का, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण के वजह से आपका जो होता है ना कॉमन सॉल्ट जो आपका होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग सी से लेते हैं वो इम्प्योर होता है, सी वाटर से जो हम लोग लेते हैं वो थोड़ा सा इम्प्योर रहता है, इम्प्योर सब्सटेंस उसमें रहता है। तो उसको हम लोग बस क्या करते हैं, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जितना भी इम्प्योरिटीज होता है वो रह जाता है, मैनी इम्प्योरिटीज विल रिमेन, और जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो आपका बहुत सारा प्रोसेस है जिसके वजह से हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में हम लोग ठीक करते हैं, मतलब प्योर करते हैं। तो आइए कुछ कुछ मेथड्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप्स के आपके रहते हैं। तो सबसे पहले ये आपका कहाँ से है, तो ये आपका टेबल नंबर 12.7.10, ठीक है, क्लास 11th, जाके टेबल 12.7.10 एक बार देख लीजिएगा, वहां पे दे रखा है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका कितने प्रकार के टेक्निक होते हैं कि प्यूरिफिकेशंस करें, ठीक है, प्यूरिफिकेशंस करने के तरीके, प्यूरिफिकेशंस, ठीक है। तो पहला टेक्निक क्या है आपका, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। दूसरा टेक्निक क्या है आपका, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा टेक्निक क्या है आपका, डिस्टिलेशन। चौथा टेक्निक क्या है आपका, क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी और पांचवा क्या है आपका, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो ये 5 पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी को हम लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सब्लिमेशंस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका सॉलिड टू गैस और गैस से सॉलिड बन जाता है, एग्जांपल में कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशंस में हम लोग एग्जांपल देख लिए सॉल्ट्स का करते हैं। डिस्टिलेशंस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिससे हम लोग डीजल पेट्रोल वगैरह, डीजल पेट्रोल जितना भी यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल से, जो भी कच्चा तेल निकलता है समुद्र के नीचे से उसका। फिर स्टीम डिस्टिलेशन,
फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये 4 टाइप का है। और क्रोमेटोग्राफी तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर में करते हैं, ये तो सबको पता ही है। तो ये था। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मतलब ये भी आपका उसी का पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालना एक्वस मीडियम में। हम लोग नहीं एक बना के ऑयल अलग से तैरता है, वाटर अलग से तैरता है, तो वाटर को निकाल लेंगे, ऑयल तैरते रहेगा ऊपर, तो ये हो गया डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। और क्रोमेटोग्राफी तो क्रोमेटोग्राफी पेपर में आरएफ वैल्यू, रेस्टेंशन फैक्टर वैल्यू निकाल के निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार जाके देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। पूरा दे रखा है आपको 12.7.10 में, तो एक बार जाके डिटेल में क्लास 11 का जीओसी देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैंने ब्रीफ में आपको ऊपर ऊपर समझा दिया है, पूरा डिटेल में नहीं गया। डिटेल में जाता तो इसी पे हाफ एन आवर का वीडियो बन जाता, तो मैं इसके लिए अलग से ले आऊँगा अगर मुझे और क्वेश्चंस दिखेगा तो। लेकिन आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा, एनसीईआरटी को रेफर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है विच वन इज नॉट अ प्रोटीन। तो आपको बताना कौन इनमें से प्रोटीन नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ऊन, रेशम, बाल और कॉटन, यानी वुल, सिल्क, हेयर और कॉटन। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए लाइव चैट और कमेंट्स में दोनों में करके बताइए आपका आंसर क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, यस, हम लोग इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, कॉटन। कॉटन आपका प्रोटीन नहीं है। ये क्या है? ये आपका एक सेल्यूलोज है। बाकी सारे ऊन, बाल और रेशम, दीज आर ऑल कॉटन्स। वूल, सिल्क एंड हेयर, दीज आर ऑल नेचुरल प्रोटीन्स, ठीक है। दीज आर ऑल नेचुरल प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान था, और ये कहाँ से था? ये था बायो पॉलीमर्स, सॉरी पॉलीमर्स से था, क्लास 12 पॉलीमर्स चैप्टर से, ठीक है। तो पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से कर लीजिएगा क्लास 12 का। यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का रहेगा, मे भी 2 प्रश्न हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक था नहीं, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन थे। सो आ गए हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछ रहा है? तो ये आपका सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, ठीक है। हम लोगों को m दे रखा है मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का। तो व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट व्हेन इट्स कन्वर्टेड इट इनटू K2MnO4। तो यानी K2MnO4 परमैंगनेट से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैंगनेट में अगर हम बदलते हैं उसको, तो उसका क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर, सबको मैंने बता रखा है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो एन फैक्टर निकालना है। तो हेयर एन क्या है आपका, एन क्या है, एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो जो भी चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, यानी एन फैक्टर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी OS क्या होगा आपका, mn का निकालना है इन KMnO4 इज +7, ठीक है। KMnO4 में यहाँ +7 रहेगा। और K2MnO4 में क्या होगा, K2MnO4 में आपका क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो आपका KMnO4 में +7 और K2MnO4 में +6। तो यहाँ पे एन फैक्टर आपका क्या निकल रहा है, एन फैक्टर क्या है आपका 1, तो 1 आपका निकल गया। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट में क्या कॉल होगा, m/1। तो आपका आंसर सीधे क्या आ जाएगा, A m। तो यहाँ पे आपका क्या टेस्ट कर रहा है, तो आपको इक्विवेलेंट वेट पता है कि नहीं, एन फैक्टर क्या होता है आपको पता है कि नहीं, क्या आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो किसी तत्व का, वो पता है कि नहीं, उसी से तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो +7 मैंने निकाला एम का, और यहाँ पे +6 था। तो ये आपको सबसे मेन है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो। उसी के बाद ना आप एन फैक्टर निकालोगे। एन फैक्टर क्या है, बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
तो एन फैक्टर तो इजी है, मेन है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो लाऊंगा, यानी 3 मैंने वीडियोस बोले इक्विलिब्रियम के ऊपर, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ये चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलाकर 5 वीडियो हो गए टोटल एक्स्ट्रा। तो ये पांचों वीडियो मैं लाऊंगा लेकिन कंप्लीट होने के बाद। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एन फैक्टर आपको मैंने बहुत से क्लास में बता रखा है। तो एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। कहाँ, तो मोल कॉन्सेप्ट यानी चैप्टर नंबर 1 में ही बता रखा है। इसको ईजी है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, फिर से इस पे एक वीडियो अलग से इस टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। तो आपको जो भी टॉपिक्स नहीं समझ में आता है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। मैं देखूंगा अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को उस टॉपिक्स में दिक्कत है तो उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज से आप लोगों का काम ये है कि जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे केमिस्ट्री में, चैप्टर है सीधे मत उठा दीजिएगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट बताइए कि उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ऑर्गेनिक भी नहीं भी समझ में आ रहा तो लिख दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स, जो भी ज़्यादा देखूंगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप लोगों को, मैं उसके लिए भी वीडियोज़ लाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदुता सबसे ज़्यादा होगी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की या आयोडीन की। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी होगी। चलिए मैं देख रहा हूँ सभी के उत्तर, जल्दी जल्दी बताइए किसकी होगी। सभी के उत्तर मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन्होंने अभी तक, जिन स्टूडेंट्स नहीं किया, जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको क्लास का टाइमिंग सबसे पहले वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो क्लास कब होगी, कि आज होगी कि नहीं, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और डिस्कशंस ग्रुप में आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, आपस में भी। और जिनसे नहीं बन पाएगा तो लास्ट में मैं बताता हूँ। तो ये ज़रूर आप लोग जाके कर लीजिए। और नोट्स तो मिलता ही है वहाँ पे, नोट्स पीडीएफ वगैरह, क्विज जैसी फॉर्म निकलेगा स्टार्ट कराऊंगा, पीडीएफ एक ही बार में 10 से 20 ईयर्स का दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीपीआई ट्यूटोरियल करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। तो आंसर होगा आपका फ्लोरीन, नहीं होगा क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। एफ का तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है आपका नेगेटिव एलिमेंट, वो है आपका फ्लोरीन। और मोस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटिव कौन सा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ क्या होता है कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स, साझा वाले पेड़ वाले इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थ क्या होता है कि अपने 72 कक्षा से जब एक इलेक्ट्रॉन्स आता है, यानी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है आपका, तो जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो उस मामले में क्लोरीन सबसे ज़्यादा है इन चारों तत्वों में से। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, क्लोरीन। जो 72 कक्षा में बाहर से आएगी इलेक्ट्रॉन्स, तो ऊर्जा जो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगा, उसको सबसे ज़्यादा हम लोग क्लोरीन में डालेंगे। तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आपको और कितने शब्द हो गए, एटॉमिक साइज भी पढ़ना होगा, एटॉमिक साइज, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चौथा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पांचवा हो गया आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब आपको, छठा एटॉमिक रेडियस, ये सब आपको मेटालिक कैरेक्टर, सातवां मेटालिक कैरेक्टर, आठवां नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब आपको चैप्टर नंबर 3 में एक बार अच्छा से देख लेना है। क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना कैसे पूछता है, तो इस तरह से आपको चैप्टर्स जो भी मैंने पढ़ाए हैं सब इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा पीडीएफ और नोट्स जो भी मिल रखा है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछ रहा है इट हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपके ऑप्शन CO, Cn माइनस, O2 माइनस एंड NO। तो ये आपका क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट कहाँ से है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स से है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर सवाल है, इस पे आ रखा है 2012 में भी।
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वीडियो इस पे भी लाऊंगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बिना बोले ही वीडियोस उस पे ले आऊँगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताना है। तो सबसे पहले सभी कंपाउंड्स का लिख लीजिए, CO, CN माइनस, O2 और NO माइनस, सॉरी NO। तो CO में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 6 तो यहाँ होगा, 8 इसमें होगा, टोटल कितना हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स। CN में 6 और इधर 7 और एक एक्स्ट्रा 8, ठीक है। CN माइनस है ना, तो एक एक्स्ट्रा होगा इसमें, तो 8 यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स। O2 में कितना होगा, तो 8 का डबल ट्वाइस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। और NO में कितना हो जाएगा आपका, 7 इधर है 8 इधर है, तो यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स। आपको यहाँ पे देखना है कि किस में होगा और किस में नहीं, ठीक है। तो CN माइनस है ना, तो इस वजह से इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। एक बार देख लेते हैं 7 और 8। 6 तो इसमें हो गया, 7 इसमें रहेगा, 7 ऑलरेडी रहता है इसमें, तो 6 प्लस 7 है एक एक्स्ट्रा, 7 7 14, सॉरी 14 इसमें रहेगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए अब इसका नेमिंग देखते हैं। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या देखें, नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर एटम्स नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर 14 से कम होंगे तो इस तरीका से भराएगा, यानी सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर पाई 2px, फिर 2pz, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई 2px स्टार, पाई स्टार 2py और 2pz। तो इसमें क्या भराएंगे, इसके लिए 14 14 2 है ना, तो इसके लिए दोनों के लिए भर रहा हूँ, 2 2 मतलब 2 2, फिर 2, फिर 4, 2 4 8, फिर आपका 2 और 2 10, ठीक है। यहीं पे आपका हो गया 1 2 4 6 8 10 14। तो आपका तो ये दोनों 0 0 है, ठीक है। इसमें 0 अनपेयर्ड है, तो आपका पहला और दूसरा तो कट जाएगा। अब O2 और NO 14 से ग्रेटर है, तो उसके लिए देख लेते हैं। चलिए अब NO का निकाल लेते हैं। इस स्क्रीन में इरेज कर रहा हूँ, NO में कितना था आपका, NO में था 8 और 7, 15 इलेक्ट्रॉन्स, और O2 में क्या था आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए मतलब ग्रेटर देन हो जाता है ना 14 से, तो बस क्या करना पड़ता है, स्टार सिग्मा 1s स्टार और 1s, यानी पहले तो स्टार नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपका सिग्मा 2s स्टार, फिर आपका क्या आएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। इसी का स्टार आ जाएगा, सिग्मा 2p स्टार, पाई 2px, पाई 2pz स्टार, ठीक है। भरना है 2 2 2 2 2, ठीक है। फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। तो गिनिए, 2 4 6 8 10 14 15, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15, ठीक है। तो इसमें एक अनपेयर्ड हो गया, तो NO में आपका एक अनपेयर्ड हो गया, तो इसमें 1 अनपेयर्ड हो गया। अब आइए ऑक्सीजन में बस एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो 16। तो ऑक्सीजन 2 में नो 0 अनपेयर्ड, तो आपका NO इज करेक्ट, डी करेक्ट होगा। बस ये आपको आना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वाला स्पेशली ले आऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कब ये 14 से ग्रेटर देन 14 और स्मॉलर देन 14 क्यों चेंज होता है, इसमें परिवर्तन क्यों आता है,
क्यों ये PZ आगे चला जाता है, कौन PXY पीछे क्यों चला जाता है ग्रेटर देन जाने पे। तो इसके लिए हम आपको मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अच्छे से बॉन्ड ऑर्डर भी यहीं से निकालना, तो ये पूरा अच्छे से एक वीडियो लाना ज़रूरी है इस पर। तो इसमें मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस साल का यानी 2011 का आखिरी प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसी के साथ 2011 का भी प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आखिरी प्रश्न आपका, द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इन द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो आपको बताना है कि श्याम पर एक उत्क्रमश अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन, तो आपको क्या होगा, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये चैप्टर कहाँ से कॉन्सेप्ट इसका। तो कॉन्सेप्ट है 7 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से है ये सवाल, ठीक है। और इस साल भी आपको एक सवाल इक्विलिब्रियम से 2021 के पैरामेडिकल में देखने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, अब क्या है कॉन्सेप्ट। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपका जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ द गिब्स का फ्री एनर्जी also called as free energy change, वो क्या होता है, जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम जीरो हो जाता है, तो इस वजह से ए यानी आपका जीरो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न 2011 के पैरामेडिकल से। आई होप आपको ये क्लास और लेक्चर और वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ज़रूर, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा और मिलेगा हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन। सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, और बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI और बिहार यूपी झारखंड के लिए PPI यानी पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप स्टडीइंग।